नमस्कार। कहानी सुनी अनसुनी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लग रही हैं तो इन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ रवींद्रनाथ टैगोर की आत्मकथा जीवन स्मृति का 29वां भाग। आज के कथा चित्र का नाम है वाल्मीकि प्रतिभा। हमारे घर में एक किताब थी जिसके हर पन्ने पर तस्वीरें थीं। कवि म्यूर की आयरिश मेलोडीज। अक्षय बाबू के मुंह से उन कविताओं को मैं कई बार सुन चुका था। तस्वीरों से भरी उन कविताओं ने मेरे मन में आयरलैंड के एक पुराने अद्भुत संसार की रचना कर दी थी। तब मैंने उन कविताओं की धुन नहीं सुनी थी, उनके सुर मेरे मन में ही पनप रहे थे। तस्वीर में जो वीणा दिखाई गई थी उसी का सुर मेरे मन में बजा करता था। मैंने चाहा कि उन कविताओं को मैं सुर में सुनूं, सीखूं और सीखकर अक्षय बाबू को सुनाऊं। लेकिन बदकिस्मती से जिंदगी की कुछ इच्छाएं ही पूरी हुआ करती हैं और उनमें से भी कुछ पूरा होते ही अर्थहीन हो जाती हैं। विलायत जाकर मैंने आयरिश मेलोडीज के गीत सुने और सीख भी लिए, लेकिन अंततः उनमें माहिर बनने की चाह नहीं रह गई। बेशक उनमें से बहुत से सुर मीठे और आसान भी थे, मगर फिर भी आयरलैंड की पुरानी कवि गोष्ठी की उस बेआवाज वीणा ने जो तस्वीर में बनाई गई थी, इनके सुर में अपना सुर नहीं मिलाया। भारत आकर वे गीत मैंने अपने लोगों के बीच गाए। लोगों ने कहा कि मेरे बात करने का लहजा बदल गया है। इस देशी और विदेशी सुर के अपनाने के बीच वाल्मीकि प्रतिभा का जन्म हुआ। इसके सुर ज्यादातर देशी ही हैं, लेकिन इस गीत नाट्य में उन्हें बैठकर सुनने की हद से बाहर निकाल लाया गया है। उड़कर चलना जिसका काम था, उसे जमीन पर दौड़ने के काम में लगा दिया गया है। जिन्होंने इस गीत नाट्य को अभिनीत होते देखा है, उम्मीद है कि वे इस बात को कबूल करेंगे कि संगीत को इस तरह नाटक के काम में इस्तेमाल करना गलत या बेकार नहीं हुआ। वाल्मीकि प्रतिभा गीत नाट्य की यही खूबी है। संगीत को इस तरह की छूट देकर और खुले दिल से उसे सब तरह से इस्तेमाल में लाने की खुशी ने मेरे मन पर खास तौर से असर किया था। वाल्मीकि प्रतिभा के बहुत से गाने बैठकर गाए जाने वाले गीतों के ढंग के हैं। बहुत से ज्योति दादा के रचे हुए सुरों में गुथे हुए हैं और 2-3 गाने विलायती सुरों की तर्ज पर रचे गए हैं। बैठकर गाए जाने वाले गीतों की तानों यानी आलाप के सुरों का आसानी से ऐसे नाटकों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और इस नाटक में बहुत सी जगहों पर ऐसा किया भी गया है। असल में वाल्मीकि प्रतिभा पढ़ने के लिए लिखी काव्य पुस्तक नहीं, बल्कि संगीत का एक नया प्रयोग है। अभिनय देखने के साथ कानों से बिना सुने उसका कोई आनंद पाना मुमकिन नहीं। यूरोपीय भाषा में जिसे ओपेरा कहते हैं, वाल्मीकि प्रतिभा वो भी नहीं है। असल में ये सुरों का नाटक है, मतलब संगीत की उसमें प्रमुखता नहीं है। उसमें तो केवल नाटक का सुरों में अभिनय होता है। सहज संगीत की मिठास उसमें बहुत कम जगहों पर मिलेगी। मेरे विलायत जाने से पहले हमारे घर पर बीच बीच में विद्वजन समागम के नाम से साहित्यकारों की बैठकें हुआ करती थीं। उन बैठकों में गाने बजाने और कविता कहने के सिवा खाना पीना भी चलता था। मेरे विलायत से लौटने के बाद ऐसी एक बैठक 1937 के फाल्गुन माह में हुई थी और यही उस समागम की आखिरी बैठक थी। इसी बैठक को ध्यान में रखकर वाल्मीकि प्रतिभा रची गई थी। मैं खुद वाल्मीकि बना था और मेरी भतीजी प्रतिमा ने सरस्वती का अभिनय किया था। वाल्मीकि प्रतिभा नाम में इतना सा इतिहास रह गया है। हर्बर्ट स्पेंसर की किसी किताब में मैंने पढ़ा था कि आमतौर पर बातचीत में जहाँ भी थोड़ा बहुत दिल छू लेने वाली अनुभूति का फैलाव होता है, वहाँ खुद ही कुछ न कुछ सुर बन जाता है। इस बातचीत के अनुवांशिक सुर को ही बढ़ाकर आदमी ने संगीत को पाया है।
स्पेंसर की ये बात मेरे मन में जम गई थी। मन में सवाल उठा कि इस विचार के मुताबिक शुरू से आखिर तक सुरों में ढालकर तरह तरह के भावों को संगीत में जाहिर कर अभिनय करना आखिर क्यों नहीं हो सकता। हमारे देश में कलकत्ता में कुछ कुछ यही कोशिश हो रही है। उसमें शब्द कभी कभी सुर का सहारा लेते हैं, जबकि वह ताल के लिहाज से ठीक संगीत नहीं। छंद के लिहाज से अमिताक्षर छंद जैसा है, गाने के हिसाब से ये भी वैसा ही है। इसमें ताल की सख्त बंदिश नहीं, एक लय की मात्रा है। इसका सिर्फ एक मकसद है, बात के अंदर मन के भाव को फलने फूलने देना, न कि किसी खास राग या ताल को शुद्ध रूप में पेश करना। वाल्मीकि प्रतिभा के गाने के संबंध को पूरी तरह तोड़ा नहीं गया, फिर भी भावों का पीछा करने में ताल को दबाना पड़ा है, और अभिनय ही उसमें महत्वपूर्ण होने से ताल की ये गड़बड़ सुनने वालों को तकलीफ नहीं देती। वाल्मीकि प्रतिभा के गीतों से संबंधित इस नई राह में प्रेरणा पाकर इस किस्म का मैंने और भी एक गीति काव्य लिखा था। उसका नाम है काल मृगया। विषय है दशरथ के हाथों अंधे मुनि के पुत्र की हत्या। तीसरी मंजिल की छत पर मंच बनाकर इसका अभिनय किया गया था। इसके करुण रस ने सुनने वालों को बुरी तरह झकझोर दिया था। बाद में इसी गीति नाट्य का बहुत सा हिस्सा वाल्मीकि प्रतिभा के साथ मिला दिया गया था, इसीलिए फिर उसका अलग अस्तित्व नहीं रह गया। इसके कुछ ही दिन बाद माया का खेल नामक एक और गीति नाट्य लिखा था, लेकिन वो अलग किस्म की चीज है। उसमें नाटक मुख्य नहीं, गीत ही मुख्य है। वाल्मीकि प्रतिभा और काल मृगया में जैसे गीतों के जरिए नाटक को पेश किया गया है, माया का खेल में वैसे ही नाटक के जरिए गीत पेश किए गए हैं। घटनाओं का वो मुंह नहीं जोहता, मनोभाव ही उसका खास जरिया है। असल में माया का खेल जब लिखा था तब मेरा पूरा मन गीत के रस से सराबोर हो रहा था। जिस जोश से मैंने वाल्मीकि प्रतिभा और काल मृगया लिखी थी, उतनी खुशी से और कोई रचना नहीं की। इन दो रचनाओं में उस वक्त का हमारा संगीत के साथ का गहरा लगाव जाहिर हुआ है। ज्योति दादा तब करीब रोज ही दिन दिन भर उस्तादों के गानों को पियानो से सुर में ढालकर उनका मनमर्जी इस्तेमाल किया करते थे। उससे हुआ ये कि राग रागिनियों की पल पल में एक अद्भुत मूर्ति और भाव का इजहार होता रहा। हम लोगों को साफ सुनाई देता, मानो सुर कई तरह की बातें कर रहे हों। मैं और अक्षय बाबू दोनों मिलकर कभी कभी ज्योति दादा के उस बाजे के साथ साथ सुर में शब्द जोड़ने की कोशिश किया करते। शब्द निखरे हुए हों ऐसा नहीं था, वे तो केवल उस सुर को सहारा देने का काम करते थे। ऐसे ही रचे गए गीतों में कभी नियम कायदे तोड़ने की खुशी में वे दोनों नाटक लिखे गए थे, इसीलिए उनमें ताल बेताल दोनों का वजूद है और अंग्रेजी बंगला का कोई फर्क नहीं। मैंने अपने बहुत से विचार और रचना विधियों से देश के पाठक वर्ग को बार बार परेशान किया है, लेकिन हैरत की बात यह है कि संगीत के बारे में उक्त दोनों गीत नाटकों में जो बढ़ चढ़कर हिम्मत जाहिर की गई है, उस पर किसी ने कोई खेद नहीं जताया, बल्कि सभी खुश होकर घर लौटे हैं। वाल्मीकि प्रतिभा में अक्षय बाबू के कई गीत हैं और दो गीतों में बिहारी लाल चक्रवर्ती के शारदा मंगल संगीत की दो एक स्थानों से ली गई भाषा का इस्तेमाल हुआ है। उक्त दोनों गीत नाटकों के अभिनय में मैंने ही प्रमुख पात्र की जगह ली थी। बचपन से ही मेरे मन में अभिनय का शौक था। मेरा पक्का विश्वास था कि इस काम में मुझे सहज ही कुशलता मिली हुई है। मेरा यह विश्वास बेबुनियाद नहीं था, ये बात साबित हो चुकी है। दर्शकों के सामने आने से पहले ज्योति दादा के ऐसा काम अब न करूंगा हास्य नाटक में मैं अलीक बाबू बन चुका था। वही मेरा पहला अभिनय सन 1877 में था। तब मेरी उम्र कम थी। गाना गाने में गले में किसी तरह की थकान या रुकावट नहीं थी। उन दिनों हमारे घर दिन प्रतिदिन लगातार जैसे संगीत का झरना बहा करता था और उसकी फुहार जैसे मेरे मन पर सुरों का इंद्रधनुषी रंग चढ़ाती रहती थी।
तब युवावस्था की नई नई हरकतें नई नई जिज्ञासाओं के रास्ते से दौड़ लगा रही थीं। सभी चीजें आजमा कर देखने का मन करता था। कभी ऐसा ख्याल भी नहीं आता कि ये काम मैं नहीं कर सकता। उन दिनों मेरे मन में जो इतना उत्साह था, उसका श्रेय जाता है ज्योति दादा को। उनमें किसी तरह का डर नहीं था। जब मैं निहायत बच्चा था, तब उन्होंने मुझे घोड़े पर चढ़ाकर अपने साथ दौड़ लगवाई है। उनके मन में इस बात की कोई चिंता ही नहीं देखी कि अनाड़ी सवार ठहरा गिर जाएगा। उसी बचपन की बात है। एक दिन सियालदह में जब ये खबर आई कि गांव के जंगल में शेर आया है, तो मुझे वो अपने साथ शिकार के लिए ले गए। मेरा हाथ खाली था और कुछ होता भी तो उससे शेर की बनिस्बत मुझे ही ज्यादा खतरा था। जंगल के बाहर जूते खोलकर बांस के एक अधकटे झाड़ पर चढ़कर मैं ज्योति दादा के पीछे किसी तरह बैठ गया। इतनी भी गुंजाइश नहीं रह गई कि जंगली जानवर अगर बदन पर पंजा चलाए तो जूते ठोक कर उसका मुंह मोड़ा जा सके। इस तरह से अंदर और बाहर हर तरफ से खतरे की गुंजाइश के बीच भी उन्होंने मुझे आजादी दी थी। किसी भी नियम कायदे की उन्होंने परवाह नहीं की और मेरे पूरे रुझान को उन्होंने बिल्कुल स्वतंत्र कर दिया। दोस्तों, ये था जीवन स्मृति का 29वां भाग। अगली बार आपसे फिर मिलूंगी एक नए कथा चित्र के साथ। नमस्कार।